अगरचे जोर हवाओं ने डाल रखा है, मगर चिराग ने लौ को संभाल रखा है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हम दो और हमारे दो का जिक्र संसद में छेड़ा और भाजपा की दुखती रग पर हाथ रख दिया। राहुल गांधी ने न किसी का नाम लिया और न कोई इल्जाम लगाया, लेकिन भाजपा पर इसका ऐसा असर हुआ कि अब उन्हें जवाब पर जवाब दिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो बाकायदा संसद में इसका जवाब देती नजर आई। कितने आश्चर्य की बात है कि सरकार से जिन सवालों का जवाब जनता चाहती है वो तो उसे नहीं मिलते, लेकिन तमाम गैर जरूरी बातों पर सरकारी टीका टिप्पणियां सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। पिछले 6 सालों में देश ऐसी कई गैर जरूरी बातों में उलझ गया है और अगर डिजिटल भाषा में इसे कहें तो देश के सर्वर में स्पैम और ट्रैश का भार बढ़ता जा रहा है, जिसे हटाने के लिए न जाने कब स्वच्छता अभियान चलेगा। फिलहाल तो देश में एक ऐसा अभियान और एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसका सामना कैसे करें ये सरकार की समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो इसमें शामिल लोगों को आंदोलन जीवी कहकर अपमानित किया, लेकिन बदले में उन्हें ऐसी सटीक टिप्पणियां सुनने को मिली कि राज्यसभा से लोकसभा आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ओर आंदोलन जीवी और दूसरी ओर पवित्र आंदोलन की बात छेड़ दी। माने आंदोलन भी पवित्र और अपवित्र के खांचे में बट गया। क्या भाजपा का काम बिना बांटे नहीं चल सकता है? यह सवाल भी अब उठता है। बहरहाल जिस आंदोलन को प्रधानमंत्री पवित्र बता रहे हैं लेकिन उसकी मांगों को अनसुना कर रहे हैं, अब वो दिल्ली की सरहदों से फैलता हुआ देश के गांवों में नजर आने लगा है। अब कृषि कानूनों पर पंचायतें और महापंचायतें हो रही हैं। तो आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किसान आंदोलन ने कैसे बदला रूप, क्या चुनावों पर पड़ेगा इसका असर, और साथ ही देखेंगे कि भाजपा किस तरह बंग भंग का खेल खेल रही है। लेकिन सबसे पहले बात हम दो और हमारे दो की। एक वक्त था जब देश के हर गांव कस्बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक केंद्र में, शहर के छोटे बड़े अस्पतालों में एक नारा लिखा हुआ मिलता था, हम दो हमारे दो। परिवार नियोजन के लिए इतना सटीक नारा देने वाले थे हिंदी के विख्यात कवि बाल कवि बैरागी। इंदिरा गांधी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण अभियान के तहत इस नारे का भरपूर इस्तेमाल किया था। हालांकि तब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों की बहुत से लोगों ने आलोचना भी की थी। बहरहाल अब राहुल गांधी ने इस नारे को चुटीले अंदाज में संसद में इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने लोकसभा में आम बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कृषि कानूनों पर बात की। उनका कहना था कि सरकार इन कानूनों पर बात नहीं कर रही, इसीलिए वे इन पर बात कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने हम दो हमारे दो वाले नारे का इस्तेमाल किया। सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं। हम दो बता दिया। और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत हम करिए। दो हमारे दो। तो राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो के क्यूट से लोगों का जिक्र किया कि इसमें प्यारे प्यारे मोटे मोटे चेहरे होते थे। लेकिन जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है उसी तरह ये नारा आया है। ये हम दो हमारे दो की सरकार है। राहुल गांधी ने इशारों में पीएम मोदी की उसी दुखती रग पर हाथ रख दिया जिसमें उन्हें उद्योगपतियों का मददगार बताया जाता है। तिल मिलाई भाजपा की ओर से इसका जवाब आना भी शुरू हो गया। हरियाणा सरकार से अनिल विज ने याद दिलाया कि ये नारा राहुल की दादी इंदिरा गांधी ने दिया था। तो लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस नारे को गांधी परिवार पर फिट करने की कोशिश करती नजर आईं। उन्होंने इसके जवाब में बिना नाम लिए दामाद का जिक्र भी कर दिया।
तो शुरू में हमने जिस स्पैम और ट्रैश की बात की थी, यानी राष्ट्रीय स्तर की चर्चाओं में गैर जरूरी मुद्दों के कचरे का जिक्र किया था, निर्मला सीतारमण के लोकसभा में बयान में उसकी झलक देखने को मिली। देश वित्त मंत्री से बजट को लेकर उठते सवालों पर जवाब चाह रहा था, जैसे सार्वजनिक निकायों को निजी हाथों में देने पर आरक्षण की व्यवस्था का क्या होगा, देश में बेरोजगारी पर सरकार कोई गंभीर चर्चा कब करेगी, मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स को लेकर कोई राहत क्यों नहीं दी गई, और पेट्रोल डीजल के भाव कब कम होंगे। इन सारे जरूरी सवालों पर कोई बात निर्मला सीतारमण ने नहीं की, बल्कि वो ये साबित करने में लग गई कि हमारे मित्र हमारे दामाद नहीं हैं। क्या संसद अब उस सर्कस में तब्दील की जा रही है जहां शब्दों की बाजीगरी में जनता को उलझाया जाएगा? कौन सरकार का मित्र है और कौन दामाद है? इन रिश्तों से आम जनता को रोटी और काम मिलता हो तो फिर सारे तंत्र को इसी काम में लगा दिया जाए। वैसे भी हमारा तंत्र इतना लाचार बना दिया गया है, जो उन किसानों की राह में कांटे बोता है जो देश के लिए अनाज उगाते हैं, उन जवानों पर सियासत करता है जो देश के लिए जान देते हैं। किसान आंदोलन में खालिस्तान का एंगल तलाश करने वाली और असम की चाय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिशें ढूंढ लेने वाली सरकार अब तक ये पता नहीं लगा पाई कि 2 साल पहले पुलवामा में विस्फोटक से भरी कार कहां से आ गई थी, जिसके कारण देश ने कई जवान खो दिए थे। इस घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का दांव सरकार ने चला और चुनाव में उसका लाभ लिया। देश भी कुछ वक्त तक दुखी होता रहा, सवाल पूछता रहा, फिर सब सरकार के खड़े किए गए नए मुद्दों में व्यस्त हो गए। लंबे समय तक कोई मुद्दा चलना है या नहीं, ये अब सरकार तय करने लगी है। लेकिन किसानों के आंदोलन ने इस बार बाजी मार ली। लाख कोशिशों के बावजूद आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, बल्कि अब उसका दायरा और बढ़ रहा है और स्वरूप बदल रहा है। जिस किसान आंदोलन को सरकार ने चंद दिनों का तमाशा समझा था, अब उसके कारण सरकार का तमाशा रोज बन रहा है। सरकार ने किसानों को शारीरिक, मानसिक और नैतिक हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जमीन की तरह मजबूत किसान आंदोलन की जमीन पर डटे रहे। उन्हें न झूठे आरोप डरा पाए, न पानी की बौछारें और कीलें उनका रास्ता रोक नहीं पाईं। भारत की जनता का एक बड़ा वर्ग जो अक्सर अपनी सुख सुविधाओं में ही खोया रहता है, वो भी अब इस आंदोलन की बात करने लगा है। संसद में सरकार आंदोलन पर और कृषि कानूनों पर चर्चा से बच रही है, लेकिन गांव-गांव तक आंदोलन पर बात हो रही है। मीडिया का वो हिस्सा जो सरकार का आंख मूंद कर समर्थन करता है, वो भी आंदोलन की बात को हाशिए पर नहीं डाल पा रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। दूसरी ओर अब कई जगहों पर पंचायतें और महापंचायतें हो रही हैं। इनमें जाति धर्म की दीवारें भी टूट रही हैं। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर इसका बड़ा उदाहरण है, जहां कुछ साल पहले सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, लेकिन अब किसान समझ गए हैं कि जाति और धर्म से पहले उनके अस्तित्व के लिए खेती को बचाना जरूरी है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कई गांवों में कृषि कानूनों के विरोध में महापंचायतें हो रही हैं। अब तक किसान आंदोलन के मंच से राजनीतिक दलों को दूर रखा गया था, लेकिन अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल जैसे दलों के बड़े नेता महापंचायतों में भी शामिल हो रहे हैं। जब किसान आंदोलन एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, तो राजनीतिक दलों का उससे दूर रहना मुश्किल है। भाजपा आंदोलन को तवज्जो दे या न दे, विपक्ष के लिए ये सरकार को आईना दिखाने का सही मौका है। वैसे जिस तरह से किसान अपने हक के लिए उठ खड़े हैं, उसे देखकर यही लगता है कि उनमें वो राजनीतिक चेतना फिर से जाग चुकी है, जिसकी उम्मीद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने की थी। आइए चौधरी चरण सिंह के 42 साल पुराने एक भाषण के कुछ अंशों पर नजर डालते हैं। कर्नाटक के हुबली में 4 नवंबर 1979 को आयोजित किसान सम्मेलन में किसानों को संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का आह्वान चौधरी चरण सिंह ने किया था और अपने भाषण में एक कहानी सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे साहित्य में एक दृष्टांत आता है कि एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ और बकरियों के झुंड में पड़ गया। एक शेर आया तो भेड़ और बकरियों की तरह शेर के बच्चे ने भी भागना शुरू कर दिया। शेर इस बच्चे को पकड़कर एक कुएं के पास ले गया और ये कहा कि देखो, मैं और तुम एक हैं, तुम भेड़ या बकरी नहीं हो, अपनी ताकत को पहचानो, तुम भी शेर के बच्चे हो, तुम भेड़ और बकरियों की तरह भागना बंद करो। मेरा कहने का अर्थ ये है कि किसान इस देश का मालिक है, लेकिन अपने स्वरूप को भूला हुआ है और अपने आप को गीदड़ और भेड़ समझकर भाग रहा है। चौधरी चरण सिंह ने किसान सभा की जरूरत और उन्हें संगठित होने के लिए कहा था कि किसान हड़ताल नहीं कर सकते और न मैं चाहता हूं कि वे हड़ताल करें, लेकिन किसानों को अपना संगठन बनाना चाहिए। दुनिया में आज कोई किसी को संगठन के बिना पूछता नहीं है, चाहे उनकी मांग कितनी ही वाजिब क्यों न हो।
उन्होंने किसानों से अपनी ताकत पहचानने का आह्वान इस ऐतिहासिक भाषण में किया था कि समस्याएं अनेक हैं, उन समस्याओं का हल एकदम नहीं कर सकते। गांवों में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, बिजली आदि की कमी है। भ्रष्टाचार तब तक नहीं मिटेगा जब तक गांव के रहने वाले लड़के दिल्ली और कर्नाटक में जाकर राज सत्ता छीन नहीं लेंगे। बिना इसके चलने वाला नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि उठो और जागो, अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हें बहुत दिन हो गए सोते हुए। ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, केवल शहरों और पूंजीपतियों का नहीं। तो चौधरी चरण सिंह किसानों की ताकत पहचानते थे, लेकिन अफसोस है कि आज की सरकार इन अन्नदाताओं की सत्ता और ताकत को कमतर आंक रही है। लेकिन अब किसान उठ खड़े हुए हैं और लगातार रचनात्मकता के साथ अपने आंदोलन को चला रहे हैं। एक तरफ वो ये देख रहे हैं कि आंदोलन भी चलता रहे और खेती भी होती रहे, और दूसरी तरफ वो ये देख रहे हैं कि आंदोलन स्थलों को किसानों की मेहनत का यादगार स्थल बना दिया जाए। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां सरकार ने कटीली बाड़ लगाई, वहां किसानों ने फूलों के पौधे रोप दिए। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन स्थल के आसपास की गंदगी को साफ करके छोटा सा पार्क बना दिया गया है ताकि बैठकर बात करने में दिक्कत न हो। सिंघू बॉर्डर पर तो आसपास की झुग्गियों से आए बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था भी की गई थी। गांवों में भी जो महापंचायतें हो रही हैं, वहां ट्रैक्टर और खाट किसान की ताकत के नए प्रतीक के रूप में उभर रहे हैं। आंदोलन का यह नया मुहावरा सरकार जितनी जल्दी समझ ले उतना देश के लिए बेहतर होगा, मगर अभी तो सरकार बंगाल में बंटवारे का नया मुहावरा गढ़ने में व्यस्त है। बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा? गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा के दौरान कही। एक ही वाक्य में जय श्री राम और पाकिस्तान के आने से भाजपा का चुनावी नैरेटिव साफ हो गया। नाम भले परिवर्तन हो, लेकिन भाजपा की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जिस तरह उसने कई विधानसभा और लोकसभा चुनावों में हिंदू मुस्लिम, देश प्रेम, देशद्रोह, भारत पाकिस्तान ऐसे ही बंटवारे पर वोट बांटे और जीत हासिल की, वही काम अब वो पश्चिम बंगाल में भी कर रही है। टीएमसी उसके इस दांव में उलझ गई, इसीलिए वो जय मां दुर्गा और जय मां काली या हरे रामा हरे कृष्णा कह रही है। भाजपा इसे अपनी आधी जीत मान रही है कि उसने एक बार फिर जनहित के मुद्दों की जगह धर्म को चुनावी मुद्दा बनाने में सफलता हासिल कर ली है। अब बाकी बची सफलता के लिए वो दूसरे दलों को तोड़ने वाली नीति पर लग गई है। टीएमसी के कई बड़े नेताओं, विधायकों और सांसदों के हाथों में कमल वो बीते कुछ समय में थमा चुकी है। अब टीएमसी से राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने भी इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वे पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। माना जा रहा है कि जल्द ही दिनेश त्रिवेदी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वैसे दिनेश त्रिवेदी कभी ममता बनर्जी के इतने भरोसेमंद थे कि 2011 में जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालने के लिए राज्य की राजनीति का रुख किया तो केंद्रीय रेल मंत्रालय का जिम्मा दिनेश त्रिवेदी को मिला था। हालांकि रेल किराया बढ़ाने के फैसले पर ममता उनसे खफा हुई और उनसे मंत्रालय वापस लेने का दांव चला था। तो सत्ता की राजनीति ऐसे ही दांव पेचों का नाम है। कब कौन किसके दांव में मात खा जाए कहा नहीं जा सकता है। जैसे दूसरे दलों में फूट डालने का दांव भाजपा को अब तक फायदा पहुंचाते आया है और शायद इसीलिए वो बंगाल में बंग भंग को नए अंदाज में दिखा रही है। बंगाल के चुनाव में भाजपा के दांव कामयाब होते हैं या ममता दीदी के राजनीतिक पैंतरे या कांग्रेस और वाम दलों की नए सिरे से हुई दोस्ती अपना असर दिखाती है, यह देखना होगा। और देखना यह भी होगा कि पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और असम में बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों पर किसान आंदोलन कितना असर डालते हैं। सत्ता का गणित कब 1 और 1 को 2 बना दे या 1 और 1 को 11 साबित कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। खैर, शायर अंबर बहराइची ने ठीक ही फरमाया है कि ये सच है रंग बदलता था वो हर एक लम्हा, ये सच है रंग बदलता था वो हर एक लम्हा, मगर वही तो बहुत कामयाब चेहरा था। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।